नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स का चैप्टर 13 जिसका नाम है नाभिक, न्यूक्लियस। और इसके भाग फर्स्ट में हम जानेंगे नाभिक के बारे में विस्तार से। बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक है क्योंकि छोटी कक्षाओं से ही हम नाभिक के बारे में सुनते आ रहे हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब का नाम हमने बार बार सुना है। अब हम इस नाभिक में, यानी नाभिक जो होता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, तो उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन बच्चों, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक होते रहते हैं और उनकी सहायता से आप क्या करते हैं, आगे से आगे बढ़ते रहते हैं, टॉपिक आपको जल्दी समझ में आते रहते हैं। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए, हम जानते हैं नाभिक के बारे में विस्तार से। बच्चों, नाभिक की बात करें तो आपको पता है कि जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। परमाणु का जो समस्त धनावेश जिसे आप कहते हैं, भाई आपको पता होना चाहिए नाभिक में किस प्रकार का आवेश होता है, तो आप कहते हैं कि धनावेश होता है। ठीक है, तो इसका मतलब नाभिक, यानी एक नाभिक की तरह मान लो, सूक्ष्म केंद्र मान लो, एक सेंटर पॉइंट आप मान लीजिए। किसका? पदार्थ का। पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। ये बेसिक जानकारी है जो हमें पता है। कैसे? कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु का मध्य बिंदु वो क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? नहीं भाई, आवेश नहीं होता, ये तो उदासीन है। इसके अलावा नाभिक के बाहर चारों ओर जो कक्षाओं में एक ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये सब जानकारी हमें पता है। ठीक है, अब परिभाषा क्या बनेगी वो हम बना सकते हैं। कैसे? कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है, या चलो संपूर्ण द्रव्यमान है, वो जिस बिंदु पर, जिस सेंटर पॉइंट पर, जिस सूक्ष्म पॉइंट पर केंद्रित होता है, जहाँ पर टिका होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नाभिक कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होती है। चलो बच्चों, बात करते हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। किसी परमाणु का संपूर्ण धनावेश जिस सूक्ष्म स्थान में, आपको बताया अभी कि जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर उसमें सारा धनावेश कह सकते हैं, सारा द्रव्यमान कह सकते हैं, वो टिका होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नाभिक जो होता है ना, नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या की कोटि का होता है। 10⁻⁻15 मीटर को हम फर्मी भी कहते हैं, फर्मी, एफ एम। ठीक है, और जबकि परमाणु का आकार कितना बताया गया है? 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या की कोटि का बताया गया है। भाई, परमाणु का मध्य भाग होता है नाभिक, मतलब जहाँ सेंटर पॉइंट है, जहाँ पर संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है। यानी आपको ये समझना है कि परमाणु का आकार पूछे तो 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक का आकार पूछे तो 10⁻⁻15 मीटर, यानी फर्मी की कोटि का होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, एक मात्रक है जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। जैसे कि आपको पता है भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, इनके नाम हमने सुने हैं लेकिन हमने इनको देखा नहीं है। तो इनकी जो कल्पनाएं हैं वो किस बेस पर आधारित हुई हैं वो एक अलग बात है। लेकिन अब इनको, जब जिनको देखा नहीं है, आप उनका मेजरमेंट कर रहे हो, उनको तोड़ रहे हो, उनको माप रहे हो, तो उनका मापन करना भी क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए क्या किया गया? किसी एक तत्व का पैमाना माना गया, फिर उस तत्व के सापेक्ष उन तत्वों की जो कैलकुलेशन है, उनकी जो वजन है, जिनको आप मास कहते हो यहाँ पर द्रव्यमान के रूप में, उनकी बात की गई कि किसका कितना होता है। तो वो किसी एक मानक पैमाने के आधार पर माना गया। यानी आप ये मानो कि सूक्ष्म कण जो थे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सब की जो बात की गई, जो उनका द्रव्यमान का मेजरमेंट किया गया ना, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा किसके आधार पर किया गया? वो एएमयू के आधार पर किया गया है। ठीक है, अब एएमयू का मतलब होता है, ए का एटॉमिक हो गया आपका मास एम, और यू का हो गया यूनिट। ठीक है, तो ये हो गई सूक्ष्मतम मेजरमेंट की इकाई हो गई है। ठीक है, और इससे हम क्या करेंगे? जो ये बिल्कुल सूक्ष्म जो कण जिनकी बात की अपन ने, जिनको हमने देखा नहीं है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सब के मेजरमेंट की बात की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए एक डेफिनेशन मानी गई, एक पैमाना माना गया। वो पैमाना था कार्बन 12, यानी 6C12। ठीक है, और इसके भी क्या करना है? इसका भी 1/12 भाग करना है, यानी गुणा 1/12, यानी इसका जो द्रव्यमान है उसका जो 12वां भाग है वो क्या होता है? वो एक एएमयू कहलाता है, एक एएमयू कहलाता है। अब जनरली क्या हो गया है, नवीनतम कोर्स में
इसे यू से लिखा जा रहा है। पहले AMU से लिखा जाता था पूरा का पूरा, अब नवीनतम कोर्स में इसको ओनली स्मॉल यू से लिखते हैं। तो आप समझ जाना यू का मतलब है यहाँ पर AMU। ठीक है, तो छोटा सा प्रश्न बन सकता है कि एक AMU परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बात की कि ये कार्बन का क्या है, 1/12 भाग है। तो कार्बन 6c12 का जो द्रव्यमान है वो 1.992647 गुणा 10⁻26 है। इसमें हम क्या करेंगे, 1/12 का मतलब 12 का भाग दे देंगे, मतलब गुणा 1/12 हो गया ना। ठीक है, भाग देने से ये बन रहा है जो आपको याद भी है, लगभग प्रोटॉन का द्रव्यमान अपन बोलते हैं 1.67 गुणा 10⁻27, या न्यूट्रॉन के लिए बोलते हैं 1.67 गुणा 10⁻27, तो ऑलमोस्ट 1.66 गुणा 10⁻27 kg। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपके लिए समझने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता है कि अगर हम बात करें किसकी, प्रोटॉन के द्रव्यमान की, तो आज तक आपने प्रोटॉन का जो द्रव्यमान याद किया है वो कौन सा है, वो ये है 1.67 गुणा 10⁻27 kg। बिल्कुल आपको ये याद है। लेकिन अब देखिए एक यू में कितने kg, ये लीजिए, तो 1 kg में कितना हो जाएगा, 1 kg में हो जाएगा यहाँ से ये आ जाएगा इसके बट्टा में, तो 1/1.6605 गुणा 10⁻27 यू। समझ गए? तो अब जो kg है उसकी जगह आपको ये रखना है। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास हमें पता है, ये आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, किसमें, 1.67 में भाग दे देंगे 1.6605 का, तो किसका द्रव्यमान आ जाएगा, MP। तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान आ गया किसमें, यू की स्टेप में। ऐसे ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये लीजिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये आ गया, और हाइड्रोजन के लिए बात करें तो ये हमारी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी ये मान आपके इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स में आने वाले हैं, और बुक्स में भी जहाँ न्यूमेरिकल सोल्व है वहाँ इनके मान लिखे हुए हैं कि आप इन मानों के आधार पर ये न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए। और ज़्यादातर केस में ये हुआ है कि अगर पेपर में अगर आ रहे हैं तो ये जो मान होते हैं वो कोष्टक में दिए होते हैं। ठीक है, फिर भी चलो कोई नहीं, आप इनको याद जरूर करना। और बनाए कैसे वो मैंने आपको बता दिए कि 1 kg की वैल्यू यू के स्टेप में ली गई, यानी भाग दिया गया। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ में। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो किलोग्राम के जो अपने पास वैल्यूज़ थी उनको अपन ने चेंज कर दिया किसमें, यू के स्टेप में। यू का मतलब AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसमें मौलिक कणों की। तो नाभिक के जो मौलिक कण होते हैं आपको अच्छे से पता है कि एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब नाभिक में दो प्रकार के मौलिक कण होते हैं। पहले बात करते हैं प्रोटॉन की। अब देखो कहीं भी रट्टा मारना नहीं है, केवल आपको अब तक आपने जो प्रोटॉन की जानकारी हासिल कर रखी है वो जानकारी के बारे में सोचना है कि आज तक हमने प्रोटॉन के बारे में क्या क्या सुना है। चलो बात करते हैं। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, बिल्कुल सही बात है। हम कहते हैं नाभिक में धनावेश पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो वैसे उदासीन है, तो प्रोटॉन क्या हो गया, पॉजिटिव। हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश बिल्कुल हमें पता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और वो आवेश कितना होता है आपको ध्यान है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, खूब हमने इसके मान लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश लगभग क्या होता है, बराबर होता है, और वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, चलो प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन की एक परमाणु के बराबर होता है। देखिए अगर हम बात करें किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है, जैसे अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक मान लीजिए, मान क्या लीजिए, ये तो है ही क्या, परमाणु क्रमांक कितना है, एक है। तो एक है तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसी के बराबर उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या होती है। और भी हम आगे इसमें बारे में बात करेंगे। तो आप इसका तो प्रोटॉन भी एक है और परमाणु क्रमांक भी क्या है, एक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही है, बराबर होगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन की एक परमाणु के बराबर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कितना होता है बात कर लेते हैं, लगभग 1.67। देखो हम याद करते हैं 1.67 ताकि न्यूट्रॉन वाला भी याद हो जाए। बाकी दोनों डिफरेंस होता है, उसमें न्यूट्रॉन वाले में 4 आता है आगे, इसमें 2 है।
ठीक है। तो 1.6726 × 10⁻27 kg। और प्रोटॉन को किससे लिखते हैं भाई, 1p1 से लिख सकते हैं। ये आपको बताया गया कि ये हाइड्रोजन के एक परमाणु के बराबर होता है, तो वहाँ से भी अपन लिख सकते हैं। तो 1p1 या 1h1 से इसको हम दर्शाते हैं प्रोटॉन को, ठीक है। चलो, बिल्कुल सिंपल सी जानकारी चल रही है, जो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ी है वही जानकारी आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद हैं क्योंकि आप शुरुआत से इनको पढ़ रहे हो। और अब हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये न्यूटन आ गया, तो न्यूटन को भी वैसे ही सोचो जैसे प्रोटॉन को सोचा कि आज तक हमने न्यूटन के बारे में क्या क्या जाना, क्या क्या सुना है, ठीक है। तो न्यूटन बिल्कुल क्या होता है, एक बिना आवेश का कण होता है जिसे हम कहते हैं उदासीन कण, ठीक है। इसका द्रव्यमान बिल्कुल हम तो दोनों का बराबर ही याद रखते हैं, 1.67 1.67, लेकिन फ़र्क होता है, उसमें 26 लिखा हुआ था, इसमें 49 है। 1.6749 × 10⁻27 kg, ठीक है। और प्रोटॉन को दर्शाते किससे हैं, 0n1 से दर्शाते हैं। उसे p से प्रोटॉन को 1p1 से या 1h1 से दर्शाया था, या हम दर्शा रहे किससे, 0n1 से दर्शाते हैं। न्यूट्रॉन नाभिक में क्या होता है, स्थायी होता है, और नाभिक से बाहर क्या होता है, अस्थायी होता है। भाई न्यूट्रॉन मिलता कहाँ है, भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये तो पढ़े नाभिक के 2 मौलिक कण। तो नाभिक के मौलिक कण कहाँ मिलते हैं, नाभिक में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना, किसकी, न्यूट्रॉन की, वो कहाँ होती है, वो केवल नाभिक में होती है। नाभिक से बाहर तो ये क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। बात करते हैं न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण। एग्जाम में भी पूछा गया कि मुक्त क्षय को दर्शाने वाला समीकरण लिखिए। मुक्त क्षय का मतलब होता है फ्री डिके, मुक्त क्षय, फ्री डिके, तो इसको दर्शाना है, तो उसका समीकरण लिखिए। तो ये वो दोनों समीकरण है जो इसके उत्तर के रूप में आती हैं। यानी आपको ध्यान होगा आवेश संरक्षण नियम चैप्टर 1 के अंदर, और उसमें आपको बताया गया था कि अभिक्रियाएं भी क्या करती हैं, आवेश संरक्षण नियम का पालन करती हैं। एक साइड में जितने इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है उतना ही दूसरी साइड में उतना ही चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ हम बात करते हैं संख्या की। तो संख्या देखिए आप, 0n1 है, ठीक है। अब 0n1 है तो यहाँ देखिए 1 है, ठीक है। हम बदलें किसको, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बदल रहे हो तो यहाँ 0 यहाँ 1 है। भाई इतना तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन का निशान क्या है, 0n1, प्रोटॉन का निशान क्या है, 1p1, ठीक है। अब देखिए 0 और 1 बैलेंस तो नहीं हो रहा, तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा -1, और -1 E0। अब बैलेंस हो गया, देखो 1 + 0 1 हो गया, 1 - 1 को अगर ऐड करते हैं तो 0 आ गया, और साथ में यहाँ निकलती है एंटी न्यूट्रिनो। अब आप सोचेंगे सर ये क्या आ गया, तो एंटी न्यूट्रिनो का मतलब होता है ये एक प्रकार की परिकल्पना होती है। देखिए संसार में क्या है, जैसे हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, तो चारों तरफ हमारी क्या है, रेडिएशन है, और असंख्य रेडिएशन है जिसको अपने को आप देख नहीं सकते। मतलब अलग प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें आपके चारों तरफ घूम रही है। भाई सीधी सी बात है, मोबाइल का जो टावर है हर प्रकार से हर जगह पर रेंज दिखा रहा है, तो इसका मतलब उनकी तरंगें भी तो घूम रही हैं, तो वो अदृश्य शक्ति है जो ये सब कर रही है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम न्यूट्रॉन को बदल रहे हैं किसमें, प्रोटॉन में, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, एक प्रकार की एनर्जी चाहिए, तो वो यहाँ पर क्या है, एंटी न्यूट्रिनो है। और इसी का उल्टा अगर हम देखें तो यहाँ जाइए आप, 1p1 प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की अगर बात करते हो तो प्रोटॉन को बदलो किस में, न्यूट्रॉन में। तो न्यूट्रॉन बदलोगे तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है, बात बनी नहीं बनी, तो आप यहाँ +1 ले आओ, यहाँ -1 था, यहाँ +1 है। अब इसे तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन, -1 है तो, और +1 अगर आ गया तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ही भाई है, लेकिन वो प्लस में है, जिसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। और ये आगे 0n1 और साथ में बन गया पॉजिट्रॉन, और ये आएगा न्यूट्रिनो। उसका उल्टा ही तो है भाई। अब हम आप क्या कर रहे हो, आप प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बदल रहे हो, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो परिकल्पना। और यहाँ हमने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बदला तो इसका रिवर्स हो गया एंटी न्यूट्रिनो, तो हमने बाहर लगा दिया, इसमें बाहर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में रूपांतरण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनेगा लेकिन यहाँ, और पॉजिट्रॉन यहाँ बनेगा, ओके। अब देखो एक और पॉइंट हम देख लेते हैं क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में रहता है। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 हमें याद है, आगे कितना है 2 mn, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67, आगे कितना है 4। तो ये दोनों का द्रव्यमान अगर कहें कि एकदम से बराबर होता है तो वो कहेंगे आप नहीं, एकदम से बराबर नहीं होता, लगभग बराबर होता है, ठीक है। चलो अब माध्य आयु किसकी, न्यूट्रॉन की कितनी होती है,
1000 सेकेंड 17 मिनट होती है। ठीक है, ये लगभग आप कह सकते हैं कि 17 मिनट होती है। तो अब देखो ये लगभग में ये एकदम आप एग्जैक्ट निकालेंगे तो 1000 सेकेंड हम बुक्स के हिसाब से चल रहे हैं, और आपको पता है वैसे 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। अब बच्चों आप इसमें ये देखेंगे कि किस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कल्पनाएं थी वो हमने जानी है। अब बात करेंगे खोज कैसे हुई। तो नाभिक की खोज की बात करते हैं, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। देखिए नाभिक की खोज है वो किसने की है, रदरफोर्ड ने की। कौन से प्रयोग से की, अल्फा कण परिकिरण प्रयोग से की है। उनके शिष्य थे गाइगर और मार्स्टन, जिन्होंने ये प्रयोग किया और हमें बताया कि नाभिक भी होता है, जो एक धनावेशित पूरा एरिया किसका होता है, धनावेश का होता है। रिएक्शन की बात करें 7 नाइट्रोजन 14 पर क्या किया गया, अल्फा कणों की बौछार। याद रखना 2He4 को क्या कहते हैं, 2He4 को कहते हैं अल्फा कण। 2He4 को कहते हैं अल्फा कण, अल्फा कण कहते हैं। अब देखो बैलेंस कर लो 7 2 9, आप इसी तरीके से याद करोगे तो समझ आएगा। 7 2 9, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना था, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कर दिया 1p1 कर दिया, 1p1 कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ 9 बन रहा है और 8 बचेंगे यहाँ पर, क्योंकि 9 इधर बन रहा है, एक आपने ले लिया तो 9 - 1 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर देखिए आप 14 + 4 कितने हो गए, 18, 18 एक आ गया तो कितना बच गया यहाँ पर, 17। ठीक है, तो ये हो गया 17 + 1 18 और 8 + 1 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज की। तो न्यूट्रॉन की खोज की अगर बात की जाए तो न्यूट्रॉन की खोज में सबसे पहले बोथे और बेकर, ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, जो चीज़ें हैं मेन पॉइंट है वही हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, पहले बोथे और बेकर ने बताया कि बेरिलियम जो है आपका 4 बेरिलियम 9 पर, ये लीजिए साथ में क्या है, अल्फा कण। 2He4 क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। इनकी रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन होने पर देखो बैलेंस कर लो 4 2 6। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना न्यूट्रॉन, क्योंकि खोज किसकी कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की कर रहे हैं। तो 0N1, तो 0N1 है तो नीचे बनना है 4 2 6, तो 6 आ गया बिल्कुल। 6 नंबर पर कौन सा आता है, कार्बन आता है। ऊपर देखो एक हमने लिख दिया, तो टोटल 9 4 13, 13 में से एक गया, बच गया 12। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। लेकिन अब इस रिएक्शन में क्या था, इस रिएक्शन में ये हुआ कि जब इनकी एनर्जी मापी गई, और ख़ास बात ये थी बोथे और बेकर ने ये बताया कि ये जो है ना, ये इस प्रकार के कण हैं जिनकी आयनीकरण क्षमता तो कम है। जब उन्होंने ये प्रयोग किया ना, तो उस प्रयोग से निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि यहाँ पर एक ऐसा कण आपको प्राप्त हो रहा है, एक ऐसा कण आपको प्राप्त हो रहा है जिसकी आयनीकरण क्षमता कम है और भेदन क्षमता अधिक है, अर्थात ये विद्युत चुंबक के तरंगों के रूप में है, और इनको माना गया गामा कण के रूप में माना गया। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी इनकी मापी गई, ठीक है भाई, शीशे से अवशोषित करवा गया बेरिलियम को, और शीशे को काम में लेकर अवशोषण के द्वारा जो एनर्जी पाई गई, उस एनर्जी का जो मान था वो वास्तव में गामा कणों की एनर्जी के बराबर नहीं था, उससे ज़्यादा था। ठीक है, तो इसका मतलब इसने ऊर्जा संरक्षण नियम की व्याख्या नहीं की, तो हम कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम की व्याख्या नहीं की, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस लगाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी, इन्होंने सेम यही प्रयोग किया, लेकिन इनके प्रयोग में ये पाया गया कि जो फोटोन की जो ऊर्जा है वो इस उदासीन कण की ऊर्जा से क्या है, ज़्यादा है। भाई उदासीन कण तो है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है, उन्होंने कहा कि फोटोन के रूप में है, तो फोटोन की जो एनर्जी है ना, वो तो इससे मेल ही नहीं कर रही, दोनों बराबर नहीं है, फिर से असफल हो गया। ठीक है, अब सफल कब हुआ, सफल हुआ भाई सारा काम तैयार था, सारी चीज़ें तैयार थी, बस उसको कुछ परिकल्पनाओं में कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जेम्स चैडविक ने, और नोबेल पुरस्कार जीता उन्होंने न्यूटन की खोज के लिए। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी, न्यूटन की खोज की, तथा उन्होंने बताया कि अल्फा कणों की बौछार द्वारा बेरिलियम से प्राप्त किरणें गामा किरणें नहीं है, बल्कि वास्तव में इस प्रकार के आवेश रहित कण हैं जिनका द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यानी उन्होंने कहा कि ये जो आप प्राप्त कर रहे हो ना, वो गामा किरण नहीं है, इसलिए आप एनर्जी की बात मत करो यहाँ पर। और यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है ना आपको, उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं, लेकिन जो द्रव्यमान है वो लगभग किसके बराबर आ रहा है, वो प्रोटॉन के बराबर आ रहा है। तब इसको कहा गया भाई ये तो क्या है, न्यूटन है। तो इस प्रकार से न्यूटन की खोज हुई। अब बच्चों एक छोटी सी बात है, लेकिन हमें कई बार इसमें समस्या आ जाती है, और जिसे ये चीज़ आती है ना, बिल्कुल आसान बात है, लेकिन कई बार क्या होता है हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमने इसे यहाँ पर शामिल किया है। और अब हम इसके बारे में जानेंगे कि
ये जो रासायनिक प्रतीक चिन्ह है ना, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, जब वो अगर आपको बता दिया जाए तो आप उससे क्या क्या चीज़ें आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको एक फॉर्मेट मिलेगा जेड अक्स है, जेड अक्स और ए, ठीक है। जेड अक्स ए में जो अक्स लिखा हुआ ना, वो उस दिए गए तत्व का नाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2He4, 2He4, ठीक है। अब 2He4 है तो अक्स की जगह हमने क्या कर दिया, He, तो He यहाँ पर क्या हो गया, अक्स का मतलब हो गया तत्व का नाम हो गया, और तत्व का नाम यहाँ पर क्या हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। अब जेड क्या है, जेड होता है परमाणु क्रमांक। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ही उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। मतलब जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये इस हीलियम का क्या है, ये इस हीलियम का परमाणु क्रमांक है। फिर ये परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, आप कहेंगे 2 हैं। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितनी इलेक्ट्रॉन है, 2 है। अर्थात किसी भी तत्व के अंदर धनावेश और ऋणावेश की मात्रा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है, ठीक है। और ये जो आपका ऊपर जो लिखा हो ना यहाँ पर ए, इस ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, कि वास्तव में इसका द्रव्यमान कितना है, और वो बनता है P प्लस एन सी, P प्लस एन सी। पी का मतलब है प्रोटॉन की संख्या, एन का मतलब है न्यूट्रॉनों की संख्या, और दोनों से मिलकर बन जाता है नाभिक, P प्लस एन। नाभिक में दोनों कण होते हैं ना, मौलिक कण, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसे कहते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। अब अगर आपसे पूछें कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो देखो क्या करेंगे भाई, हमें पता है ए बराबर क्या है, ए बराबर है P प्लस एन, ठीक है। और तो हमें निकालना क्या है, हमें तो एन निकालना है, तो एन बराबर ये हो गया ए माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए माइनस पी। तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व के रासायनिक प्रतीक चिन्ह से ये इतनी सारी बातें हम काम में ले सकते हैं। तत्व का नाम पता करेंगे, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या का मतलब न्यूक्लियनों की संख्या, और साथ में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये अपन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी एग्जाम्पल है 7 नाइट्रोजन 14, समझिए आप इसको। देखिए आपको बताया गया था जेड अक्स ए, तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक कितना होगा, बताओ, 7, ठीक है। प्रोटॉन कितने होंगे, आपको बताया कि परमाणु क्रमांक का मतलब ही क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, और उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या 7, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। अब न्यूट्रॉनों की कितनी होगी, तो देखो न्यूट्रॉन की कैसे निकालेंगे भाई, P प्लस एन बराबर क्या है, ए है, ठीक है। तो P का तो आपको पता है 7 आ गया, न्यूट्रॉन मान लो अक्स, और बराबर ए का मान देखो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या, तो यहाँ लिख देंगे अपन 14। अब अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 14 माइनस 7 और बराबर 7, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई, ए उसमें ऊपर लिखा हुआ है 14, 14। चलो इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये हमारी बुक में भी दिया हुआ है 79, तो क्या हो गया, इसका परमाणु क्रमांक हो गया। P जो है वो मतलब है प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 79 है, कि परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उसके बराबर होती है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 118 होती है, मतलब 197 में से माइनस कर देंगे 79, तो ये आ गया 118। और ए आपकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 197, 197। ओके चलो, अब बच्चों हम बात करते हैं नाभिक के प्रकार की। यहाँ से भी बच्चों छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो इनका भी महत्व है, तो इनकी बात कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही आसान है। क्यों, क्योंकि इनकी हेडिंग के अंदर ही सारा मैटर छुपा हुआ है। हेडिंग को समझ लो, पूरा टॉपिक सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखिए नाभिक के प्रकार, पहला प्रकार है समस्थानिक। समस्थानिक के अंदर आप देखिए वे नाभिक, देखो सम स्थानिक मतलब समान स्थान, स्थान मतलब आवर सारणी में समान स्थान, मतलब परमाणु क्रमांक से, कि इनका परमाणु क्रमांक क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चाहे तो आप ये कह दें कि वे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक समान, चाहे आप ये कह दीजिए कि जिनका परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या समान या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, वो क्या होते हैं, वो आपके समस्थानिक होते हैं। वे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। कोई समस्या नहीं है, ठीक है।
समस्थानिक कहलाते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3। अब बताओ ये किस प्रकार के टाइप में आते हैं नाभिक के, तो आप कहेंगे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब परमाणु क्रमांक तीनों का सेम है। द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3, द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। क्यों, आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या है, समान है। भौतिक गुण इनके भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि द्रव्यमान संख्या ए है, एरिया बढ़ेगा तो उसमें भौतिक गुण क्या होते हैं बच्चों, बढ़ जाते हैं, अलग अलग रूप में यानी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। चलो ये तो हो गया समस्थानिक। अब समस्थानिक में अपनी किताब में एक खास बात दी हुई है कि तत्व के सबसे ज़्यादा स्वर्ण जो ना, सोना, गोल्ड, उसके 32 समस्थानिक होते हैं, ये अपनी किताब कहती है और उसी के हिसाब से हमें पढ़ना है। ठीक है, जिनकी द्रव्यमान संख्या कहाँ से कहाँ तक है, 173 से 204 तक है। ओके, इसके अलावा बच्चों अपनी किताब में पहला और दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो समस्थानिक के ही क्या है, अलग अलग बहुलता पर आधारित है, मतलब किस प्रकार से वो पाए जाते हैं। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जब हम ज्ञात करते हैं तो ध्यान रखना उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है और कितनी बहुलता में वो पाया गया है। तो इससे पहला तत्व हो गया M1X1 प्लस M2X2 प्लस जितने भी आपको दे रखे हैं उनको जोड़ेंगे और 100 का भाग देंगे। न्यूमेरिकल में ये आपकी हेल्प करने वाला है समस्थानिक से जुड़े हुए टॉपिकों में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात है समभारिक। देखिए समभारिक का मतलब देखो भार यहाँ होगा द्रव्यमान संख्या से, हमें पता है द्रव्यमान भार में अंतर होता है, लेकिन हम यहाँ इसको समझ रहे हैं अपने ट्रिक से ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ हम द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या यहाँ पर जो होती है ना, वे नाभिक जिनके द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, यानी ए की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक तो एग्जाम्पल दें 1H3 और 2He3, 2He3 यानी हीलियम के लिए होगी ना, 1H3 और 2He3 हो गया। अब इसमें रासायनिक गुण भिन्न होंगे क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। आवर्त सारणी में भी अलग अलग आ जाएंगे। भौतिक गुण भी क्या होते हैं, इनके भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और खास बात इसके अंदर है, एक और चलो खास बात आपको बताते हैं यहाँ पर क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1H3 जो है, 1H3 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 1H3 में न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी 2, क्योंकि 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। प्रोटॉनों की कितनी है, 1 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक की क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और दूसरा एग्जाम्पल है 2He3, 2He3। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 है। क्यों, 3 - 2 1 हो गया। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, 2 हो गए। तो अब देखो जो इसमें न्यूट्रॉन है वो इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है, और जो इसके अंदर प्रोटॉन है वो इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इस प्रकार की एक इमेज टाइप में आपने पढ़े थे समतल दर्पण, जिसमें बिंब का बायां भाग दायां था, दायां भाग बायां था। तो इन्हें, इनका एक और नाम होता है जिन्हें हम कहते हैं दर्पण नाभिक, दर्पण नाभिक, मिरर न्यूक्लियस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, या प्रतिबिंबी नाभिक। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये हो गया हमारा समभारिक। चलो आगे बढ़ते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, अब देखो नाम में क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन, सम यानी समान। तो वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, क्या कहलाते हैं, वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं, देखिए 80Hg198, चलो चेक करो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, कैसे निकालेंगे भाई, हमें पता है P + N बराबर क्या है, A है, हमें निकालना है N, तो N बराबर ये हो जाएगा A - P। ठीक है, अब A का मतलब तो है ऊपर वाली संख्या, ये लीजिए 198, और माइनस यहाँ पर P यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है परमाणु क्रमांक के बराबर 80, घटा दिया कितना आ गया 118। यहाँ आ जाइए 79, तो क्या हो गया प्रोटॉन, A की वैल्यू कितनी है 197, सोल्व कर दिया कितना आ गया 118। रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है, भौतिक गुण भी क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं। एक और इसमें कई बार आ जाता है समावी, तो किताब में ज़्यादा इसके बारे में है नहीं, तो अपन भी इसको सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक होता है समान, द्रव्यमान संख्या समान, रेडियो एक्टिव गुण होते हैं भिन्न भिन्न, ये ध्यान रखना। रेडियो एक्टिव गुण क्या होते हैं,
भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, नाभिक का आकार हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर त्रिज्या की कोटि का होता है। अब बच्चों देखो, बहुत शानदार टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं और आप उसको सोल्व करेंगे 101% करेंगे। कैसे, देखिए, नाभिक की त्रिज्या एवं द्रव्यमान संख्या में संबंध। नाभिक की त्रिज्या को हम लिखेंगे r से, द्रव्यमान संख्या को हम लिखते हैं a से। इनमें एक संबंध होता है, वो संबंध हमें ध्यान रखना है। क्या, कि नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। नाभिक की त्रिज्या r समानुपाती होती है a की 1/3 घात। तो 1/3 घात आप यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा r समानुपाती a की 1/3 घात। ओके, अब इसे हम बराबर करेंगे। बराबर करते ही हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर नियतांक, और नियतांक होगा यहाँ पर r0। ठीक है, r0 क्या होता है, एक नियतांक है जिसका मान होता है 1.2 फर्मी। फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर। 1.2 गुणा 10⁻15 मीटर, ये क्या आ गया यहाँ पर फर्मी में आ गया। ठीक है, अब ये तो चलो अपना संबंध आ गया। तो 1 नंबर का प्रश्न तो यहाँ से आ जाएगा, क्या, कि नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में संबंध दर्शाने वाला समीकरण लिखिए, हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में भी हमें हेल्प मिलती है। हमारी बुक में भी इस टाइप के न्यूमेरिकल हैं कि अगर हमें दो अलग अलग नाभिक दे दिए जाएं तो क्या होता है, उसमें एक तो होता है r1 मतलब r2 त्रिज्याओं के लिए, एक द्रव्यमान संख्या a1 और a2। तो उनमें एक संबंध बन जाता है, और एक संबंध बन जाता है तो पहले के लिए तो कोई आ जाएगा, 1 के लिए 1 आ जाएगा, 2 के लिए 2 आ जाएगा। अब r0 से r0 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा। और आगे बात करते हैं भाई, संबंध तो हमें पता चल गया क्या था, कि r बराबर r0 a की पावर 1/3। अब हमने दो नाभिकों के लिए इसको अलग अलग कर दिया। कैसे किया, r1 बराबर r0 a1 1/3 और r2 r0 a2 1/3 भाग दिया, ये कैंसिल हो गए और ये आपका पहला मान आ गया। और इसमें अगर 1/3 को अगर हम इधर ले जाएं तो 3/1 मतलब 3, ये आ गया। अब बच्चों क्या होता है, यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि दो नाभिक है और उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है, त्रिज्याओं का अनुपात वो है 1:2, 1:2 है। ठीक है, अब 1:2 है तो आप ये बताइए उनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ रख देंगे 1/2 का होल क्यूब और बराबर a1/a2, ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, और ऐसे आपसे पूछें कि मानो दो नाभिक हैं, ठीक है, और इस बार वो देगा आपको द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात, और मान लीजिए वो है आपका 8:27। तो अब बताओ, द्रव्यमान संख्या अनुपात 8:27 है तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। चलो करते हैं, त्रिज्या अनुपात कितना होगा भाई, 8/27 की घात 1/3। तो ये तो आ गया 2 की घात 3 और ये आ गया 3 की घात 3, यानी सोल्व कर दें तो आ जाएगा 2:3। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल हो जाएगा। या फिर ऐसे आ जाएगा कि आपको पूछ ले कि 13 एल्यूमिनियम 27, ठीक है, आपको बतानी है त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो, r बराबर r0 a की पावर 1/3। तो r बराबर r0 का मान फिक्स होता है कितना, 1.2 फर्मी। तो 1.2 फर्मी FM। और a का मान कितना है, a का मान देखो कितना है, 27 है। तो 27 की घात कितनी हो जाएगी, 27 की घात हो जाएगी 1/3। सोल्व कर दो तो r बराबर 1.2 गुणा 10 की घात -15 और 27 का आ जाएगा 3। तो आ गया 3.6 गुणा 10 की पावर -15। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ से बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपको याद होना चाहिए कि त्रिज्या निकालने तो यहाँ से करेंगे, या फिर द्रव्यमान संख्या अनुपात दिया गया है या आपको त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। तो न्यूमेरिकल के लिए टॉपिक बहुत ही शानदार है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं नाभिक के आयतन की। और नाभिक का आयतन बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में लगातार 2 साल आया है और पूछा यह गया था कि नाभिक का घनत्व एक अचर पद प्राप्त होता है, ये बात हमें प्रूव करनी है। और बहुत ही आसान है, कोई घबराने वाला आवश्यकता नहीं है, लेकिन टॉपिक बहुत ही मोस्ट है। देखिए, आयतन की बात करते हैं, वो भी किसका, नाभिक का। तो नाभिक को आप किस प्रकार की आकृति मानते हैं, गोलाकार। गोले का आयतन 4/3 पाई r3। ये लीजिए 4/3 पाई r3।
अब आर का रिलेशन तो अपन निकाल चुके हैं, क्या, आर नोट ए की पावर 1/3, ठीक है। और इसका भी क्या करना है आपको, इसका करना है आपको क्यूब, ठीक है। अब 4/3 पाई, ओके। आर नोट की घात कितनी होगी, 3, और ए की घात है 1/3 और उसकी घात क्या होगी, 3, तो 3 से 3 उड़ गया, बच गया ए। तो ये तो आ गया आपका आयतन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा टॉपिक, नाभिक का घनत्व है। तो देखो हमें पता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। चलो एम से सॉल्व इसको कर रहे हैं, एम बट्टा वी, आयतन कर रहे हैं वी से। अब देखो क्या होता है, टोटल द्रव्यमान कितना होगा, तो टोटल द्रव्यमान अगर हम माने कि एक का द्रव्यमान एम है, तो हमारे पास तो नाभिक के अंदर पी प्लस एन होते हैं, पी प्लस एन होते हैं। पी प्लस एन का मतलब क्या होगी भाई, न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। तो टोटल कितनी हो गया आपके पास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हो गए, ए हो गए ना, एक का द्रव्यमान कितना है, एम है, तो टोटल नाभिक का कितना हो जाएगा, एम गुणा ए हो जाएगा। तो ये तो आ गया इसका द्रव्यमान एम ए। आयतन की बात करें, अभी निकाला था अपन ने 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए, तो 3 जाएगा ऊपर और ये आपका फाइनल इसमें बन जाएगा नाभिक का घनत्व है। अब देखो एम का मान फिक्स होता है, पाई फिक्स होता है, आर नॉट 1.2 फर्मी फिक्स है, तो इसका मतलब घनत्व मान क्या आ गया, अचर पद आ गया। यानी प्रत्येक नाभिक का घनत्व क्या होता है, एक समान रूप से रहता है। ये बात यहाँ प्रूफ हो रही है, अचर पद आ रहा है। अब मान अगर निकालना चाहो तो मान निकाल देते हैं। चलो निकालते हैं कि 1.66 को 10 की पावर -27, क्योंकि हम प्रोटॉन पी प्लस एन की बात करें न्यूक्लियन की, तो 1.66 गुना 10 की पावर -27 अपॉन 4 ये हो गया आपका आर नोट 1.2 गुणा 10 की पावर -15 फर्मी, 1.2 फर्मी की बात होगी की घात 3, और सोल्व कर दिया, ये आ गया इसका मान। और 10 की घात 17 बहुत ज़्यादा है भाई। पानी के घनत्व की बात करें 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पानी का घनत्व है, ठीक है। लेकिन इसका देखो पानी के घनत्व से भी ये खरबों गुना अधिक होता है, ठीक है। यानी नाभिक का घनत्व है सभी प्रकार के नाभिकों के लिए क्या होता है, एक समान होता है। ये किसी प्रकार की द्रव्यमान संख्या निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो ये सब के लिए क्या होता है, एक समान ही रहता है। अब तो एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको समझ लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स में। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में आप लोग सोचते हो कि यार बहुत टफ है, टफ नहीं है। हमें कुछ बेसिक जानकारी जिनकी हम समझ नहीं पाते हैं, तो उनको समझना है पहले। जैसे ये भी एक उनमें से एक मोस्ट न्यूमेरिकल्स पार्ट के लिए मोस्ट है, ठीक है। तो देखो हमें पता है E इक्वल mc², ऊर्जा द्रव्यमान में संबंध। हमने ज़्यादा इसको बताया नहीं, क्यों, क्योंकि हम बार बार पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। और आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी E इक्वल mc², ठीक है। अब ये आपको बताना है कि 1U में कितनी ऊर्जा होती है, ये मोस्ट है। 1U अपन स्टार्टिंग पढ़ा है, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो देखिए 1U की वैल्यू हमने निकाली थी 1.66 गुणा 10 की पावर -27 kg, ओके। अब E इक्वल क्या होता है, mc² होता है। हमें बतानी है ऊर्जा कितनी होती है, 1U के अंदर ऊर्जा कितनी है, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी होगी, 1.66 गुणा 10 की पावर -27। C की वैल्यू है वो फिक्स है, प्रकाश का वेग 3 गुणा 10⁸ का होल स्क्वायर। हम इसको सोल्व कर देंगे, और सोल्व करने के बाद में जो आंसर आता है ना, ये आता है हमारा जूल में। लेकिन आपको पता है 1 EV में कितने होते हैं, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल, और 1 जूल में होते हैं ये वैल्यू, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, जो मान आ रहा है उसमें 1.6 गुणा 10⁻19 का भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, EV में। और डायरेक्ट जनरल साइंस की बात है, याद कर लेना इसको, डायरेक्ट याद कर लेना, गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। जनरल साइंस की बात है कि ऊर्जा कितनी होती है, 931.5 एम का मतलब यहाँ पे मेगा 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है बच्चों, बहुत आसान सी बात है। अब एग्जाम्पल 2 आपकी किताब का एग्जाम में आया हुआ है। क्या पूछा है कि 1 ग्राम पदार्थ है, 1 ग्राम पदार्थ है, पहले इसको सॉल्व कर लो। 1 ग्राम को बदल लो पहले किलोग्राम में, कितना, 10⁻³ क्योंकि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में हो जाएगा 1/1000, चेंज कर दिया 10⁻3, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बराबर कितनी ऊर्जा होती है वो आपको बतानी है। चलो अब देखो E बराबर mc², m का मान तो 10⁻3 हो गया, c² प्रकाश का वेग, सोल्व कर दिया, ये हो गया 9 गुणा 10⁻16 हो गया। तो ये तो आ गया आपका जूल में। अब हम इसको बदलेंगे किसमें, EV में। आपको बताया EV में कैसे बदलते हैं, भाग देंगे और ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल से है। तो ये अगर हमें टॉपिक याद होते ना, तो हम इसको बिल्कुल ही आसानी से न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, दूसरा हो गया, अब ये पहला है। लोहे के नाभिक का द्रव्यमान हमें दिया गया है 55.85 U, और ए कितना है, 56 है। इसका नाभिक के घनत्व ज्ञात कीजिए। निकालते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। पहले द्रव्यमान की बात करो, फिर आप करो आयतन की। तो देखो ये आपको दिया गया है, ये 56 है,
ठीक है। अब 1 AMU की वैल्यू आपको पता है, ये लीजिए, अब सोल्व कर दीजिए आप इसको, गुणा करिए, ये आ गया केजी में। यू में था, किस में लिया है, केजी में लिया है भाई, एमके सिस्टम बनाए ना तो केजी में लिया है। ओके, आयतन की बात करें तो 4 3 पाई आर क्यूब, आर का मान रख दिया, 3 से 3 उड़ गया, यहाँ क्यूब आ जाएगा, ये आ गया, मान रख दिया आर नोट, और ए की वैल्यू कितनी है 56 है, ये आ गया आपका क्या, आयतन। द्रव्यमान निकाल दिया, आयतन निकाल दिया। अब क्या करना है, घनत्व है बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो लिजिए द्रव्यमान और बट्टा में आयतन, सॉल्व कर दिया। मात्रक बताओ, मात्रक क्या होगा घनत्व का, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि रो बराबर होता है m/v, m का तो हो गया किलोग्राम में, v का हो गया मीटर क्यूब में, ठीक है, और वही 10⁻17। नाभिक का घनत्व लगभग सबका एक समान रहता है, ये एक अचल पद के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने इस शानदार वीडियो के अंदर नाभिक की संपूर्ण जानकारियों का निचोड़ निकाल दिया है, और अब हम इस नाभिक की जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि किस प्रकार द्रव्यमान क्षति होती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के मध्य ग्राफ बनता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।